वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस के बारे में। प्रीलिम्स का एक कोर्स है जिसे अवेल करके आप प्रीलिम्स 2022 की तैयारी कर सकते हैं। 250 से अधिक घंटों की वीडियो लेक्चर की क्लासेस होंगी। एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। फर्दर 500 डेज के लिए सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स लेक्चर्स इसमें प्रॉपर तैयार किए गए हैं। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और मेंटरशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कोर्स अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि बॉम्ब साइक्लोन के बारे में है। ऐसा नहीं कि किसी साइक्लोन के साथ कोई बॉम्ब फट जाता है, इसका नाम है। किसी भी साइक्लोन के बॉम्ब साइक्लोन बनने के लिए ये जरूरी है कि उसके सेंटर का जो एयर प्रेशर है वो 24 मिलीबार तक गिर जाए विद इन 24 आवर्स। जितना ज्यादा लो प्रेशर सेंटर में होगा साइक्लोन उतना ही ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। चूंकि ये साइक्लोन्स बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, दैट्स वाई इन्हें बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। यूएसए की ईस्ट कोस्ट पर ये बॉम्ब साइक्लोन हिट कर रहा है, जिससे कि डेफिनेटली वहां पर जो सिचुएशन है थोड़ी बहुत खराब होगी। बॉम्बोजेनेसिस ये एक टेक्निकल टर्म है, इसे ही शॉर्ट करके बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के शॉर्ट एंड वर्जन है ये। सोशल मीडिया पे यूजुअली लोग चीजों को शॉर्ट करके मेंशन करना पसंद करते हैं। दैट्स वाई ये जो बॉम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया में तैयार हुए साइक्लोन्स हैं उन्हें बॉम्ब साइक्लोन कह दिया जाता है। ये मिड लैटिट्यूड पे होने वाले साइक्लोन्स हैं जिनके सेंटर का लो प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और वेदर फ्रंट्स देखे जाते हैं। वेदर फ्रंट्स में होता ये है कि जो वार्म एयर पैकेट्स होते हैं और जो कोल्ड एयर पैकेट्स होते हैं उनके बीच का जो टकराव वाला एरिया होता है उसे ही फ्रंट कहा जाता है। तो ऐसे फ्रंट्स पाए जाते हैं इस प्रकार के साइक्लोन में। फर्दर जो कंडीशन होती है, जो एसोसिएटेड वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, जिसमें ब्लिजार्ड हो सकता है, जिसमें बहुत सीवियर स्नो स्टॉर्म देखे जाते हैं, थंडर स्टॉर्म हो सकता है या बहुत तेज बारिश भी हमें बॉम्ब साइक्लोन में देखने को मिलती है। फॉर्मेशन जनरली जो बॉम्ब साइक्लोन्स होते हैं ये तब आते हैं जब किसी भी स्टॉर्म के मिडिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाए। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है बिकॉज ये बहुत ही की था कि बॉम्ब साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेशर है सेंटर का वो 24 मिलीबार 24 आवर्स में कम से कम गिर जाए। जितना ज़्यादा प्रेशर लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉर्म स्ट्रांग होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स के बारे में है। सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी हाल ही में हुई जिसमें इंडिया भी शामिल रहा। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंडक्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि ADGMIN ये जो एनुअल मीटिंग है ये आसियान के 10 जो देश हैं उनके टेलीकॉम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें शामिल होते हैं उनके जो अदर मेंबर्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, उनकी भी टेलीकॉम मिनिस्टर्स। डायलॉग पार्टनर्स में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, EU, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, UK और US। इन सभी लोगों के टेलीकॉम मिनिस्टर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 की बात करते हैं। इस मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई। उसी दौरान ये भी बात हुई कि डिजिटल कोऑपरेशन रीजनल लेवल पर बढ़ाया जाएगा। मतलब ये सभी देश आपस में अपने कोऑपरेशन को एनहेंस करेंगे ताकि डिजिटल इंक्लूजन और इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले। इन बिटवीन इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 भी अप्रूव किया गया। इस वर्क प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए एक ऐसा सिस्टम हम तैयार करने की कोशिश करेंगे आसियान के साथ मिलकर, जहां पर ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स जिन्हें चुरा लिया जाता है उन्हें कॉम्बैट किया जा सके। फर्दर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस भी तैयार किया जाएगा ताकि पब्लिक इंटरनेट को पूरे भारत में पहुंचाया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, नॉलेज शेयरिंग पे फोकस किया जाएगा उन सभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले एरियाज में, यानी कि ICT में, जहां पर दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बात की जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर फॉरेंसिक्स और बाकी सब मुद्दों पर भी आसियान और इंडिया आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथुआनिया के बारे में है। चाइना हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहा है लिथुआनिया की तरफ। चाइना ने लिथुआनिया से आने वाले इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक रखा है। इसका कारण चाइना की एक चिढ़ है जो इस वजह से आई बिकॉज हमें पता है कि जो ताइवान है उसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे। इसीलिए जब भी कोई डिप्लोमेटिक सेटअप या डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन ताइवान किसी देश के साथ करता है तो वो देश उसे ताइवान नाम नहीं रखने देता,
बल्कि जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो होता है चाइनीज़ ताइपी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये बेसिकली ऐसे देशों की पॉलिसी होती है जो वन चाइना पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं। मतलब वो ताइवान को डिप्लोमेटिक असिस्टेंस या पार्टिसिपेशन देते तो हैं, लेकिन ताइवान के नाम से नहीं देते, बल्कि चाइनीज़ ताइपी के नाम से देते हैं। इसका सिंबल ये होता है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का हिस्सा है। अभी क्या हुआ कि लिथुआनिया में वो अपना एक डिप्लोमेटिक सेटअप बना रहे थे। उन्होंने ये कहा लिथुआनिया से कि हम अब यहाँ का जो नाम है वो ताइवान रखना चाहते हैं, चाइनीज़ ताइपी नहीं रखना चाहते। लिथुआनिया को लगा कि कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है क्या हो जाएगा, वो मान गए। लेकिन जैसे ही ये पूरा सेटअप तैयार हुआ, चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है लिथुआनिया के ऊपर कि उन्होंने ताइवान नाम कैसे इस्तेमाल करने दिया, और उसके बाद उन्होंने लिथुआनिया का जो भी पूरा ट्रेड था उसे ब्लॉक कर दिया। काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बिकॉज जो लिथुआनिया है वो ईयू का पार्ट है, कि चाइना के इस एग्रेसिवनेस को रोका जा सके, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं था। फाइनली यूरोपियन यूनियन ने चाइना के अगेंस्ट में एक्शन ले लिया है डब्ल्यूटीओ में कि वो गलत तरीके से लिथुआनिया को टारगेट कर रहा है ट्रेड इशू पर, ताइवान के स्टांस को आधार बनाकर। बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर देखिए ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है ये लिथुआनिया है। लिथुआनिया के आसपास के देशों में आप देखें तो यहाँ पर इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा लातविया, फर्दर आपको इसके ईस्ट और साउथ में मिलेगा बेलारूस, आपको इसके साउथ वेस्ट में मिलेगा एक तो पोलैंड, और ये हिस्सा जो मैं यहाँ पे एकदम कलर कर रहा हूँ इसे ध्यान से देखिएगा, ये रशिया का ही पार्ट है, कैलिनिनग्रैड। ये रशिया का हिस्सा है, हालांकि रशिया के मेनलैंड से थोड़ा दूर है, बट है रशिया की। फर्दर वेस्ट में है बाल्टिक सी। तो लिथुआनिया की लोकेशन आपने यूरोप के मैप में देख ली, ये उसका ब्रॉडर मैप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन में लिथुआनिया को एडमिट किया गया था 2000 यहाँ पर लिथुआनिया को एडमिट किया गया ईयू और नाटो दोनों में ही 2004 में, और इसकी कैपिटल है विल्नियस। उम्मीदन ये आर्टिकल आपने समझा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बैड बैंक के बारे में है। अभी हाल ही में जो एक प्रपोजल था उसे अनाउंस कर दिया गया है 2021 के बजट में। बैड बैंक को लेकर जो एक डील थी जो कि लॉस लेडन बैंकिंग सिस्टम को सही करने को लेकर थी, उसे फाइनली रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए हैं। इसके तहत बनाया जाएगा एक नया बैड बैंक जिसे नाम दिया जाएगा NARCL। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक प्रपोज्ड बैड बैंक है जो बनाया जाना है। इसके लिए अभी अनाउंसमेंट हो गई, जैसे बातचीत तो 2021 ये जो बजट था उसमें चल रही थी, बट फाइनली इसे अभी एक अप्रूवल दे दिया गया है और 2021-22 के बजट में इसे अनाउंस किया गया था। अब उसे बनाने को लेकर प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है, अप्रूवल्स दे दिए गए हैं। जो प्लान है इसके तहत एक ऐसा बैड बैंक तैयार किया जाना है जो 500 करोड़ या उसके ऊपर के बैड लोन्स परचेज कर सकता हो। उसके पास होगा एक ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर उन्होंने किसी भी कंपनी के बैड लोन एक्वायर किए हैं तो जहां से भी वो लोन आया है उनके एसेट को ये एक्वायर करेंगे, उन्हें मैनेज करने का काम या फिर उनके रिकंस्ट्रक्शन का काम यही बैड बैंक करेगा, जो उनके बेकार एसेट्स हैं उन्हें मैनेज करने को लेकर। ये जो नई एंटिटी है ये कोलैबोरेट करेगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के ही साथ। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक बैंक है, बैंक लोन देता है, जो लोन दिया जाता है उसे ही बैंक का एसेट कहा जाता है। जिसने भी लोन लिया है अगर वो 3 महीनों तक यानी कि 30 इंटू 3 9 यहाँ पर 90 दिनों का समय आता है, इन 90 दिनों में अगर उन्होंने ना तो कोई इंटरेस्ट चुकाया और ना ही कोई कैपिटल पेमेंट किया है, इन दैट केस उस लोन को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर कोई लोन NPA में कन्वर्ट हो गया मतलब ये कंसर्निंग मुद्दा होता है। अगर कोई लोन बहुत लंबे समय तक नहीं आता है तो वो धीमे धीमे बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसे एड्रेस करने के लिए हमें बैड बैंक्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो बैड बैंक बनेगा वो एक स्टेट ओन्ड बैंक्स के द्वारा ही ओन किया जाएगा, जिसे मदद मिलेगी IDRCL के द्वारा यानी कि इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। कुल मिला के इसे एक प्राइवेट और पब्लिक के कोलैबोरेशन के साथ तैयार किया जा रहा है। दैट्स वाई ये एग्जिस्टिंग ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से अलग होगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर का होगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज स्टेट ओन्ड बैंक्स के पास होगी मेजॉरिटी। जो ARC है वो बेसिकली कोशिश करती है कि जो भी लोन वो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाए, एंड दैट इज द रीज़न कि बैंक जल्दी उन्हें लोन देने को तैयार होते नहीं। सपोज करिए कि एक जो बैंक है उसके पास 100 करोड़ का NPA है, तो जो बैड बैंक है या ARC है वो
उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो रिकवरी करेंगे तो उन्हें 70 करोड़ मिल जाएंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि वो बैंक से 60 करोड़ में वो लोन खरीद लें। इससे बैंक की शीट क्लियर हो जाएगी और वो उसके बाद जैसे तैसे रिकवरी कर लेंगे 70 करोड़ की, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो कोशिश होती है एआरसी की कि कम से कम दाम में वो लोन परचेज कर लें, इसकी वजह से दिक्कत आती है और बैंक्स अपनी लोन देने को तैयार नहीं होते उतने डिस्काउंटेड रेट पे। इन दैट केस एक टसल की सिचुएशन बनी रहती है और एनपीए का मुद्दा रिजॉल्व नहीं हो पाता। चूंकि ये जो नया बैड बैंक है वो गवर्नमेंट बैक्ड होगा, तो ये क्लैशेस आने की संभावना कम होगी। यहाँ पे बताया गया है कि एआरसी क्या होती है। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एनपीएस को हैंडल करते हैं। ये बेसिकली ऐसे बैंक जिनके पास बहुत ज़्यादा एनपीए है उसे खरीद लेते हैं, जिससे बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाती है, हालांकि वो डिस्काउंटेड रेट पर होता है। जो एआरसीज होते हैं वो आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं और इनका लीगल बेस होता है सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये लीगल बेसिस देता है इंडिया में एआरसी के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होंडुरास के बारे में है। जियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं एंड दैट इज द रीजन कि होंडुरास न्यूज में रहा। होंडुरास एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सबसे पहले लोकेशन देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है कनाडा दैट इज यूएसए, ये है मैक्सिको। यहाँ पर जो येलो कलर में आपको एक देश दिख रहा है ये है होंडुरास। इसमें आपको थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर है होंडुरास। यहाँ पर आपको बेलीज दिख रहा है, ये है ग्वाटेमाला, यहाँ पे है एल सल्वाडोर, ये है निकारागुआ। तो आसपास के देश भी आपने देख लिए। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एज आई टोल्ड यू, और यहाँ की कैपिटल है टेगुसिगाल्पा। ये लोकेटेड है कैरेबियन सी के बिल्कुल किनारे। इसके आसपास के देश हैं ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। इन देशों को हमने मैप में भी देखा। गल्फ ऑफ फोंसेका भी आपको पैसिफिक ओशियन में इसके नज़दीक मिल जाएगा, प्लस गल्फ ऑफ होंडुरास भी इससे लगता हुआ है। इसके अतिरिक्त जो होंडुरास है इसको मैक्सिको से 1838 में इंडिपेंडेंस मिली। ये अपने मेजो अमेरिकन कल्चर के लिए जाना जाता है। मैक्सिकन्स के अंडर में रहने से पहले होंडुरास स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था एंड दैट इज द रीजन कि होंडुरास में ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा मैक्सिकन स्पेनिश है, मैक्सिकन नहीं है। जो कंट्री है ये एग्रीकल्चर पे लार्जली डिपेंडेंट होती है। नेचुरल डिजास्टर्स एंड हरिकेन से इसका पुराना नाता है। क्योंकि ऐसी लोकेशन पे है ये सब तो इन्हें फेस करना ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में आनंद नागेश्वरन जी को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है। ये प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इसके पहले मेंबर भी रहे हैं। मैं इस पद के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आनंद नागेश्वरन जी के बारे में बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पहले मेंबर भी रहे थे। जो सीईए होते हैं यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को, और इनका पद सचिव यानी कि सेक्रेटरी के पद के इक्विवेलेंट होता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आपको बता दूं कि ये 1972 से 1976 के बीच में इंदिरा गांधी जी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे। भारत के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद था वो जे अंजारिया जी के पास था। रिनोन इकोनॉमिस्ट थे, को ऑथर रहे एक जो क्लासिक टेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर, द इंडियन रूरल प्रॉब्लम, उसके ये पहले सीईए रहे इंडिया के लिए। पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैचुरी और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या और क्लियर कहूं तो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक इश्यूज पर रिकमेंड करते हैं या उनके लिए एडवाइस जारी करते हैं, एडवाइस देते हैं बेसिकली। ये जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं बिल्कुल न्यूट्रल व्यू पॉइंट से। फर्दर इन्हें मदद मिलती है एक नोडल एजेंसी जो नीति आयोग होती है उससे, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, प्लानिंग या बजटिंग पर्पज से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एमएलएस के 1 ईयर सस्पेंशन पे जो अपना निर्णय दिया है उसके बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीजेपी के जो 12 एमएलएस महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे उस पर अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सस्पेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल और इरेशनल है। सारा मामला समझेंगे, लेकिन उसके पहले एमएलएस को सस्पेंड करने का मैकेनिज्म बता देता हूं। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहां के रूल्स में है रूल नंबर 53, जो ये कहता है कि किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर के पास होगा और इस मुद्दे पर कोई वोटिंग नहीं होगी। रूल 53 क्या कहता है? रूल 53 ये कहता है कि स्पीकर किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने उनके डिसीजंस नहीं माने, कंडक्ट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, वो डिसऑर्डरली बिहेव कर रहे थे, तो उन्हें असेंबली से तुरंत बाहर निकाला जा सकता है।
फर्दर उन्हें यह भी कहा जा सकता है कि वो उस पूरे दिन में मीटिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर वो ऐसी गलती दोबारा करते हैं तब उनसे कहा जा सकता है कि वो पूरे सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग सेशन है जितने दिन चलेगा वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि किसी को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, और यहाँ पर यही किया गया। ये सस्पेंशन 1 साल का था बिकॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये कहना है कि उन्होंने मिसबिहेव किया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, उन्होंने कहा कि नॉन सेट इन लॉ, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इट इज नॉट हिज हर डीड, मतलब किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए बाहर कर देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इरेशनल है, ये सही नहीं है, और ये असेंबली की पावर के बियॉन्ड भी है बिकॉज उनके पास एक सेशन तक का ही राइट है। इतने लंबे समय के लिए अगर सस्पेंशन किया जाता है तो ये एक इरेशनल माना जाएगा, मतलब सही नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप के भी खिलाफ है। एक सरकार जिसके पास मेजोरिटी है, सपोज वो कोलिशन गवर्नमेंट में हो, आपने उनके मेंबर्स को बाहर कर दिया 1 साल के लिए, तो सरकार अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी। अगर आपने अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को बाहर कर दिया तो अपोजिशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। कुल मिला के ये किसी भी प्रकार से डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए सही नहीं है कि किसी मेंबर को 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाए, और यहाँ तो 12 मेंबर्स को 1 साल के लिए बाहर किया गया था, तो इसे अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेट्स हैव अ रिविजन। बॉम्ब साइक्लोन, जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा स्टॉर्म उतना वीक होगा। बताइए क्या है सही क्या है गलत। ये गलत है, आपके सामने है, बिकॉज प्रेशर जितना कम होगा स्टॉर्म उतना स्ट्रांग होगा। ARC ये RBI के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, दैट्स ट्रू। होंडुरास सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये इंडिया के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, सो दैट विल ऑल्सो बी फॉल्स। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।